तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं यूनिट 6 के सिलेबस को। और आप लोगों ने इस सिलेबस को देखा ही होगा। ये जो मेन फोकस इसके ऊपर है कि लोअर लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने वाली संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के ऊपर आधारित यह यूनिट है। और इन सभी संस्थाओं के ऊपर हम लोगों को पढ़ना है, चीज़ों को समझना है और कुछ सवाल को देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जितने भी निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं हैं, CRC से लेकर के डाइट PTEC तक, और उसके बाद राज्य स्तर पर चले जाएं तो SCRT, BEPC, BSEB, BSSB, BSMEB और BBOS, ये सभी संस्थाएं जो राज्य स्तर पर संचालित होती हैं। और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं NCERT, CBSE, NIEPA और NCTE, ये जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं जो शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल करती हैं, इनके अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य हैं। तो इनके कार्य को समझना है, इनकी कार्य पद्धति को समझना है और इनका क्या दायित्व बनता है और किस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए अपना अपना दायित्व निर्वहन करते हैं। इन सारी चीज़ों को समझते हुए चीज़ों को समझना है। तो आइए सबसे पहला सवाल लेते हैं CRC लेवल से, और CRC का फुल फॉर्म बताना है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि CRC का मतलब होता है संकुल संसाधन केंद्र, अर्थात क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर इसका फुल फॉर्म है। आइए थोड़ा सा CRC के बारे में जान लेते हैं। तो CRC, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक प्रखंड में कुछ CRC होते हैं और इस CRC को किस प्रकार से बनाया जाता है। संकुल संसाधन केंद्र को संकुल विशेष के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को प्रत्यक्ष अकादमिक संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो एक प्रश्न से यहाँ बन सकता है कि संकुल संसाधन केंद्र की स्थापना की परिकल्पना क्यों की गई है। तो उसका आंसर ये हो सकता है कि शिक्षकों को प्रत्यक्ष अकादमिक संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है या परिकल्पना इसकी की गई है। सामान्यतः प्रत्येक संकुल में 10 से 15 विद्यालय और 40 से 50 शिक्षक होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि 10 से 15 विद्यालय और 40 से 50 शिक्षक होते हैं एक संकुल संसाधन केंद्र के अंतर्गत। और वही बात करें कि संकुल संसाधन केंद्र का और क्या कार्य है, दायित्व क्या है, तो संकुल संसाधन केंद्र इस बारे में भी सूचना उपलब्ध करवाते हैं कि किस हद तक विभागीय कार्यक्रमों को विद्यालय में लागू किया गया है। विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं विद्यालय के अंतर्गत, उन कार्यक्रमों को किस प्रकार से विद्यालय में लागू किया गया है और साथ ही इन कार्यक्रमों को लागू करने में क्या परेशानियां आई हैं, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है विद्यालय स्तर पर, इसकी सूचना भी दी जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन कार्यक्रमों को लागू करने एवं विस्तारित करने में कौन कौन सी बुनियादी एवं व्यवहारिक समस्याएं आई हैं, इसके बारे में भी सूचना उपलब्ध करवाने का काम CRC का है। अगला सवाल है BRC का फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे CRC संकुल संसाधन केंद्र है, वैसे ही BRC जो है वो प्रखंड संसाधन केंद्र है, अर्थात ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है। ये प्रखंड स्तर पे काम करने वाला, यहाँ पे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर ऑप्शन नंबर 3 में है। तो तीसरा हमारा यहाँ पे सही है। देखिए, लगभग सभी राज्यों में, जितने भी राज्य हैं बिहार के अंदर, सभी जगह CRC की स्थापना है। तो राज्यों में प्रखंड संसाधन केंद्रों का निर्धारण राजस्व ब्लॉक के आधार पर किया गया है। जो भी राजस्व ब्लॉक है, जैसे प्रखंड केंद्र जो होते हैं ब्लॉक जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें BDO साहब बैठते हैं, तो वो राजस्व ब्लॉक है। तो उसी आधार पर BRC भी बनाया गया है। ये नहीं कि शिक्षा के स्तर पर कुछ विद्यालय को मिलाकर के एक ब्लॉक की स्थापना की गई, ऐसा नहीं है। सभी राज्यों में प्रखंड संसाधन केंद्रों का निर्धारण जो है वो राजस्व ब्लॉक के आधार पर ही किया गया है, ना कि शिक्षाई ब्लॉक के आधार पर। अतः देश में अधिकतर ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर अधिक कार्यभार है। इन केंद्रों पर विद्यालय संबंधी सूचना एकत्रण एवं अन्य प्रबंधन संबंधी अतिरिक्त कार्यभार भी डाल दिया गया है। बहुत सारे अलग अलग काम भी दिए गए हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं BRC में बहुत तरह के कार्य होते हैं। इनमें से क्या प्रखंड संसाधन केंद्र के कार्य हैं। तो प्रखंड संसाधन केंद्र के कार्य क्या क्या हैं, ABCD 4 कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं। बताना है कि इनमें से कौन कौन से कार्य प्रखंड संसाधन केंद्र के अंतर्गत आते हैं। पहला है शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सहायता। ये सही है, शिक्षकों का वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण में सहायता दी जाती है।
वोटर कार्ड निष्पादन का कार्य, तो वोटर कार्ड का निष्पादन का कार्य ये बीआरसी का काम नहीं है, ये ब्लॉक स्तर का काम है, जो राजस्व ब्लॉक हैं वहाँ का काम है ये। विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण, ये सही है, विद्यालय का अनुश्रवण करना प्रखंड संसाधन केंद्र का ही काम है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाना, ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन सही है, ए और सी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा, ए और सी। इनमें से क्या संकुल संसाधन केंद्र के कार्य हैं? एक बार फिर से संकुल संसाधन के केंद्र के कार्य दिए गए हैं। शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देना, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों का समाधान ढूंढना, विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण करना, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाना। तो इसमें देखेगा ए, बी और सी, ये 3 कार्य संकुल संसाधन केंद्र के हैं, डी नहीं है। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ेंगे, सीआरसी एवं बीआरसी के संदर्भ में एनसीएफ 2005 का क्या निर्देश है? पहला है, इनका कार्य केवल प्रशासनिक भूमिका का निर्वहन है। दूसरा है कि इनका कार्य केवल विद्यालय से वांछित आंकड़ों का संग्रहण करना है। तीसरा है, इन्हें शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में कार्य करने के लिए स्वायत्तता दी जाए। और चौथा है, इनका कार्य विद्यालयों की अकादमिक मदद का है। तो इनमें सी और डी सही है कि इन्हें शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में कार्य करने के लिए स्वायत्तता दी जाए, मतलब स्वतंत्रता दी जाए, छूट दी जाए, ताकि ये अच्छा काम कर सकें। और साथ ही इनका कार्य विद्यालयों के अकादमिक मदद का है। ठीक है, जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्याएं हैं, शिक्षकों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए सीआरसी एवं बीआरसी की परिकल्पना की गई है। तो सी और डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन बीआरसी का एक प्रमुख कार्य है? डायट तथा शिक्षकों के बीच समन्वय एवं सेतु का काम करना, शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य लेना, शिक्षकों के दस्तावेजों की तैयारी हेतु राशि वसूलना, विद्यालय में औचक निरीक्षण करना एवं कमियां निकालना। तो इनमें से सबसे सही कार्य जो है वो पहला है, डायट तथा शिक्षकों के बीच समन्वय एवं सेतु का काम, ये बीआरसी का प्रमुख कार्य है। ठीक है, आगे सवाल लेंगे, जिला स्तर पर शैक्षिक कार्यों का कार्यान्वयन कौन करता है? जिला स्तर पर सीआरसी, बीआरसी, डीआरसी, समाहरणालय। तो जिला स्तर पर डीआरसी है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर। आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम को, किस प्रकार से डीआरसी बीआरसी से और बीआरसी सीआरसी से जुड़ा होता है। ये डायग्राम आपको दिया गया है सब्जेक्टिव बुक के अंदर, वहीं से इस डायग्राम को लिया गया है। तो प्रत्येक डीआरसी से कुछ बीआरसी जुड़े हुए रहते हैं और प्रत्येक बीआरसी से कुछ सीआरसी जुड़ा हुआ रहता है और प्रत्येक सीआरसी से कम 10 से 15 विद्यालय जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये घटक है, संरचना है जिला लेवल तक का, हमारे संकुल स्तर से लेकर के जिला स्तर तक का। इस प्रकार से समन्वय चलता है इन केंद्रों में, है ना। जो भी जिला स्तर पर हमारे शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए या शिक्षा व्यवस्था पे काम करने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं, उनका निर्माण किया गया है। तो ये केंद्र बिंदु में ये ढांचा रखा गया है, इस संरचना को केंद्र बिंदु में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे। उससे पहले यदि हमारे क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर देंगे, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर देंगे इस क्लास को, ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी बीपीएससी प्रधान शिक्षक से लेकर के डीएलएड बीएड के स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती हैं, क्लासेस आते हैं, तो उनको भी ये क्लासेस काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। हमारा चैनल उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अगला सवाल है, विद्यालय में शिक्षण के दौरान यदि किसी शिक्षक को अपने विषय में कठिनाई होती है तो इसके समाधान का प्रयास सबसे पहले कौन करेगा? सबसे पहले सीआरसी करेगा, बीआरसी करेगा, डीआरसी करेगा या फिर डाइट करेगा? तो देखिए, विद्यालय में शिक्षण के दौरान यदि किसी शिक्षक को किसी विषय में कठिनाई आ रही है, वो किसी समस्या से जूझ रहा है, तो उसका समाधान करने का जिम्मा जो है वो सबसे पहले सीआरसी लेवल को है। सीआरसी स्तर पर उसका समाधान होगा
और सीआरसी स्तर पर अगर यह समाधान नहीं होता तो फिर बीआरसी स्तर पर जाएंगे, वहाँ भी नहीं होता तो फिर जिला स्तर पर जाएंगे, और जिसमें डीआरसी और डाइट की भूमिका होती है। सीआरसी के समन्वयक कौन होते हैं? सीआरसीसी कौन होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, संकुल स्तर पर उच्च योग्यता वाले चयनित शिक्षक, जिला से समन्वयक की नियुक्ति की जाती है, संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही समन्वयक होते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मनोनीत शिक्षक सीआरसी के समन्वयक होते हैं। तो देखिए अभी कुछ समय पहले तक सीआरसी के समन्वयक का जो नियोजन होता था वो शिक्षकों के बीच से ही उच्च योग्यता वाले शिक्षकों को सेलेक्ट किया जाता था डाइट के माध्यम से। लेकिन कुछ समय पहले ही, लगभग 5-6 महीना पहले ही एक नोटिस जारी की गई शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा, और जितने भी संकुल समन्वयक कार्यरत थे उन सभी की प्रतिनियुक्ति रद्द करते हुए उन्हें अपने मूल विद्यालय में योगदान देने को कहा गया। तो वर्तमान समय में सीआरसी के समन्वयक कौन है? वर्तमान समय में संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही समन्वयक होते हैं। जिस विद्यालय में संकुल संसाधन केंद्र है वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वही समन्वयक की भूमिका भी अभी निर्वहन कर रहे हैं वर्तमान समय में। आगे आने वाले समय में क्या चेंजेज होते हैं वो तो समय की बात है। हो सकता है सीआरसी का एक अलग से पद क्रिएट किया जाए और उस पर बहाली निकाली जाए। तो अगला सवाल लेंगे, प्रखंड साधन सेविका का कार्यकाल क्या होता है? ये बताना है कार्यकाल। प्रखंड साधन सेविका अर्थात बीआरपी का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का या फिर 4 वर्ष का? तो जितने भी बीआरपी होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। प्रखंड साधन सेविका का चयन किसके द्वारा होता है? इनका चयन किसके द्वारा होता है? जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, या फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, या फिर जिला पदाधिकारी के द्वारा, या फिर डाइट के द्वारा? तो इसमें सही ऑप्शन है चौथा, डाइट के द्वारा। जितने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं वहाँ से ही प्रखंड साधन सेविका का चयन किया जाता है, तो डाइट के द्वारा ये सही ऑप्शन है। आगे पढ़ेंगे कि बीआरपी के चयन हेतु आवश्यक योग्यताएं क्या हैं? सही संदर्भ को चुनना है। पहला है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होनी चाहिए, न्यूनतम। दूसरा है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीएड होनी चाहिए। तीसरा है न्यूनतम 5 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव होनी चाहिए। और चौथा है अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होनी चाहिए। तो इनमें से कौन कौन से सही ऑप्शन है, मतलब कि सही कथन है, सही संदर्भ है? तो देखिए बीआरपी का जो चयन होता है उसकी नियमावली बनाई गई है, ठीक है। तो आप इस नियमावली को इधर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इस नियमावली के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो बीआरपी के चयन हेतु जो आवश्यक योग्यताओं का निर्धारण किया गया है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, ये सही है, यानी कि एमए होना चाहिए। और दूसरा जो ऑप्शन है कि न्यूनतम पर शैक्षणिक योग्यता बीएड होना चाहिए, ये न्यूनतम पर शैक्षणिक योग्यता वहाँ पे डीएलएड है, बीएड नहीं है। बीएड तो और ज़्यादा अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो कम से कम अगर डीएलएड होना ज़रूरी है। तो न्यूनतम पर शैक्षणिक योग्यता डीएलएड है, ना कि बीएड। तो ये कथन गलत हो जाएगा। न्यूनतम 5 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव, ये भी गलत कथन है। अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष, ये सही है। 55 वर्ष से ज़्यादा उम्र अगर है तो वैसे शिक्षकों को बीआरपी के पद पर चयनित नहीं किया जाता है। ए और डी हमारा सही है, चौथा ऑप्शन सही है। आइए अब समझ लेते हैं कि जो आवश्यक अर्हता है बीआरपी के चयन हेतु, उसको समझ लेते हैं। शिक्षा विभाग ने जारी किया था एक लेटर, बिहार का ज्ञापांक 54 दिनांक 1/2/2013 को, ठीक है। और इस लेटर के अनुसार से बीआरपी के चयन हेतु नियमावली तैयार की गई है। और यदि आप हमें कमेंट करते हैं तो मैं इस डॉक्यूमेंट को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ताकि आप क्लियर हो लेंगे कि बीआरपी के चयन हेतु जो भी नियमावली निर्धारित की गई है वो क्या है, उसके अनुसार से किस प्रकार से बीआरपी का चयन किया जाता है। उसमें सारी चीज़ें डिटेल से दी गई हैं। यहाँ पे आवश्यक अर्हता देख लेंगे। शैक्षणिक का क्या है? न्यूनतम संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता अर्थात एमए, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। पर शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन अर्थात डीएलएड। बीएड एमएड है तो उनको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, लेकिन न्यूनतम क्या है? डीएलएड है।
नोट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक रूप से समान योग्यताधारी एक से अधिक अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक को चयन का आधार बनाया जाएगा। ये सब तो उनके चयन के आधार के लिए है। प्रशैक्षणिक प्राप्तांक अगर समान है तो शैक्षणिक प्राप्तांक को आधार बनाया जाएगा। अगर दोनों समान है तो परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। ये नोट पॉइंट है। शिक्षण कार्य का अनुभव कम से कम 3 वर्ष होना चाहिए, ना कि 5 वर्ष। ठीक है। प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालय में 1 to 5 या 6 to 8 किसी भी स्कूल में उनका कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष का होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष है और कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारा चयन का आधार होता है बीआरपी का। अब बीआरपी का चयन किस प्रकार से होता है इसको भी समझ लीजिए। तो प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयक का चयन जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्तर पर गठित 5 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो सदस्य कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो अध्यक्ष होते हैं वो डाइट के प्राचार्य होते हैं। दूसरा, जिला में स्थित किसी एक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय या प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान के जो प्राचार्य होंगे वो इसके सदस्य होंगे। अथवा जिला में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उप प्राचार्य या वरीय व्याख्याता इसके सदस्य होंगे। ठीक है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक द्वारा नामित एक प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। इसके बाद संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी इसके एक सदस्य होते हैं, बीओ साहब भी इसके सदस्य होते हैं। और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक द्वारा नामित एक प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से 5 सदस्यीय टीम बनाई जाती है और यही टीम चयन करती है बीआरपी का किसी भी प्रखंड स्तर पे। हमारे क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देंगे यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। अगला सवाल है डाइट का फुल फॉर्म क्या है। डाइट, DIET, डाइट, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसका सही फुल फॉर्म है। डाइट की स्थापना हेतु परिकल्पना कब की गई थी या किसके द्वारा की गई थी? मुदालियर आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है और यहाँ पे 1968 है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा डाइट की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। यहाँ पे देखेंगे कि देश में शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पश्चात निर्मित कार्य योजना 1992 में देश के प्रत्येक जिला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की परिकल्पना की गई। इसमें शिक्षक शिक्षा संस्थानों की अकादमिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय संदर्भ में कार्यात्मक स्वायत्तता की भी परिकल्पना की गई थी। यह अपेक्षा की गई थी कि यह संस्थान देश भर में विभिन्न जिलों में कार्यरत शिक्षकों को बेहतर गुणात्मक अकादमिक सहयोग प्रदान करेंगे, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं नियमों के प्रति उत्तरदायी होंगे। सन 1987 में यह योजना पूर्णतः केंद्रीय स्तर की योजना के रूप में अभिकल्पित की गई थी, जिसके तहत सन 1989 तक देश भर में 216 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले गए थे। तो ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना को लेकर के जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था हमारा, उसे हम लोगों ने समझा। आइए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। डाइट की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? पहला है प्रारंभिक शिक्षा का विश्वव्यापीकरण, दूसरा है वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास, तीसरा सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण और चौथा BRC एवं CRC का निरीक्षण। तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक शिक्षा का विश्वव्यापीकरण, सार्वभौमिकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सही है, इसका उद्देश्य है। दूसरा है वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास, ये भी उद्देश्य रहा डाइट की स्थापना का। सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण भी दिया ही जाता है डाइट के अंदर। बहुत बार सेवाकालीन जो शिक्षक होते हैं उनको विभिन्न अपने विषयों में प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है डाइट में। तो A, B और C 3 सही है, चौथा गलत है। BRC एवं CRC का निरीक्षण करने के उद्देश्य डाइट का नहीं है। तो A, B और C तीसरा ऑप्शन हमारा सही है।
अगला सवाल लेंगे, पीटीईसी का फुल फॉर्म बताइए। तो जिस प्रकार से डाइट है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उसी प्रकार से पीटीईसी जो है वो प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज होता है। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय इसको हिंदी में कहते हैं, प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज, इसको प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय कहते हैं। और इससे संबंधित एक और सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने पीटीईसी अर्थात प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय थे? 51, 528, 66 या फिर 104? तो इसका सही ऑप्शन है 51, पहला सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुई थी तो उस समय यानी 1947 ईस्वी में भारत में कुल 51 पीटीईसी कार्यरत थे। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है? सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण से मुक्त रखना, सेवा पूर्व आवासीय प्रशिक्षण देना, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों का प्रशिक्षण देना, या फिर अप्रशिक्षित शिक्षकों की अवहेलना करना। तो इसका सही ऑप्शन है सेवा पूर्व आवासीय प्रशिक्षण देना। जी हाँ, पीटीईसी में आवासीय प्रशिक्षण होता है। जितने भी पीटीईसी कार्यरत हैं वे सभी आवासीय होते हैं और वहाँ रहने खाने की व्यवस्था होती है, साथ ही पढ़ने की व्यवस्था तो होती ही है। तो 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पीटीईसी की स्थापना की गई थी और इसमें सेवा पूर्व आवासीय प्रशिक्षण की परिकल्पना थी। अगला सवाल लेंगे, SCERT का पूर्ण रूप क्या है? तो जैसा कि हम सभी को पता ही है कि SCERT अर्थात स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान या परिषद इसको कहते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये सही है SCERT, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला सवाल लेंगे, SCERT की स्थापना की परिकल्पना की गई किसके द्वारा? मुदालियार आयोग 1952 के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा। तो SCERT जिसको हम लोग अभी जानते हैं, SCERT सभी राज्यों में है। इसकी स्थापना की परिकल्पना जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ही की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का बहुत बड़ा योगदान था, शिक्षा में बहुत ज़्यादा व्यापक परिवर्तन हुआ था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व इसकी कार्य योजना 1992 में राज्य स्तर के उत्कृष्ट शैक्षिक संगठनों की परिकल्पना की गई थी ताकि वे राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी का काम कर सकें। तो राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में SCERT की परिकल्पना की गई थी और उसी दरमियान 1988 तक लगभग सभी राज्यों में SCERT की स्थापना हो गई थी। और बिहार SCERT की स्थापना भी 1988 के लगभग में हुई थी। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है। और सबसे बड़ी समस्या है कि आपके DLED के बुक में भी इसकी चर्चा नहीं की गई एग्जैक्ट डेट की कि बिहार SCERT की स्थापना कब हुई थी। यदि आप में से किसी को पता हो इसका एग्जैक्ट डेट कि बिहार SCERT की स्थापना कब हुई थी तो हमें कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करेंगे और इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे। SCERT के प्रमुख कार्य क्या हैं, ये प्रश्न है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का समग्र प्रबंधन करना, पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, मूल्यांकन हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराना। तो इसमें कौन कौन सही कार्य हैं SCERT के? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, ये सही काम है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का समग्र प्रबंधन करना, ये भी SCERT का काम है। पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, ये भी काम है। SCERT पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाती हैं। और मूल्यांकन हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराना, ये SCERT का काम नहीं है, ये BSEB का काम है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का काम है। तो ABC हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। SCERT के ये 3 काम है। और भी देखिए प्रमुख जो भी काम दिए हुए हैं उसे मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट डाल दिया है। परिषद के प्रमुख कार्य निम्न हैं: स्कूल शिक्षा, सतत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और विशेष शिक्षा में सुधार करना। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क ऑफ SCERT। दूसरा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा में निरीक्षकों को प्रशिक्षण देना। जो निरीक्षक होंगे, जो निरीक्षण करने के लिए जाएंगे, उनको प्रशिक्षित करना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के
माध्यमिक शिक्षा के में शिक्षकों को सेवा प्रशिक्षण प्रदान करना, पूर्व सेवा या फिर सेवाकालीन प्रशिक्षण दोनों ही प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने का दायित्व SCERT के ऊपर होता है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को विस्तार सेवा प्रदान करना तथा उनमें तालमेल बनाए रखना, ये बड़ा काम है। और शैक्षिक संस्थानों के लिए शैक्षिक सामग्री तैयार करना, ये भी प्रमुख काम है। तो जितने भी शिक्षण सामग्री तैयार होते हैं वो SCERT के निर्देशों के आधार पर ही होते हैं। शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधि में अनुसंधान करने हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी SCERT का प्रमुख कार्य है। सवाल को लेते हैं, BSEB का फुल फॉर्म बताना है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB का फुल फॉर्म है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। BSEB की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1950, 52, 56, 60। तो इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। BSEB की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, याद रखेंगे। BSEB के मुख्य कार्य क्या हैं? शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाना, पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करवाना, बिहार के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं DLED की परीक्षाएं संचालित करवाना। इनमें से सभी, क्या लगता है आपको, इनमें से सभी सही होना चाहिए? नहीं, इनमें से सभी सही नहीं है। शिक्षकों का प्रशिक्षण BSEB का काम नहीं है, ये SCERT का काम है। पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करवाने का काम भी SCERT का है। बिहार के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं DLED की परीक्षाएं संचालित करवाना, ये BSEB का प्रमुख कार्य है। मैट्रिक, इंटर और DLED की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनको आयोजित करवाने का जिम्मा BSEB का है। चलिए, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, BSEB के प्रमुख कार्य या दायित्व क्या हैं? राज्य के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, विद्यालय को मान्यता प्रदान करने का काम BSEB का ही है, ये सही ऑप्शन है। माध्यमिक स्तर तक की परीक्षाओं का आयोजन करना, ये भी सही है। DLED पाठ्यक्रम हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, ये भी सही है। B.Ed पाठ्यक्रम हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, तो B.Ed की परीक्षा का आयोजन BSEB नहीं करवाती है, ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पे चला गया। तो A, B, C तीन ऑप्शन सही हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा A, B और C। अगला सवाल लेंगे, BSSB अर्थात बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1960, 81, 72, 90। तो BSSB अर्थात बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, ये 1981 में स्थापित हुआ था। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का कार्य क्या है? बिहार में संस्कृत शिक्षा में डिग्री तक की पढ़ाई, बिहार में मध्यमा स्तर तक संस्कृत शिक्षा उपलब्ध कराना, अन्य बोर्ड की तरह सामान्य विषयों की शिक्षा उपलब्ध कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का काम जो है वो है बिहार में मध्यमा स्तर तक संस्कृत शिक्षा उपलब्ध कराना, ये इसका सही काम है, मतलब सही कार्य है। और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से संबंधित यदि आप नियमावली देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कीजिए, हम टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की नियमावली क्या रही और इसके गठन के पीछे क्या क्या परिकल्पनाएं की गई और बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। अगला सवाल लेंगे, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का कार्य क्या है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार में शैक्षिक क्रांति लाना, बिहार में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के विभिन्न शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन करना, बिहार में विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बिहार में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के विभिन्न शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन करना, ये सही काम है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का। BSMEB अर्थात बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार शिक्षा मदरसा बोर्ड की स्थापना हुई थी कि बिहार राज्य, वो पहले, इसके पहले हम लोगों ने जो सवाल डिस्कशन किया, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, इन दोनों की स्थापना ही 1981 के नियमावली से ही हुई है, 1981 ईस्वी में ही। और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से संबंधित नियमावली यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसको भी प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। पहला ऑप्शन है कि केवल उर्दू विषय की पढ़ाई, अरबी, फारसी एवं इस्लामी अध्ययन,
पाठचर्या के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन, परीक्षाओं का आयोजन एवं परीक्षाफल प्रकाशन। तो इसमें बिहार राज्य शिक्षा मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्य हैं अरबी, फारसी एवं इस्लामी का अध्ययन कराना, पाठचर्या के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन, जो इनकी पाठचर्या है, जो इनका करिकुलम है, उनके अनुरूप पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित भी करवाते हैं और परीक्षाओं का आयोजन भी करवाते हैं और साथ ही परीक्षाफल प्रकाशन भी करवाते हैं। तो बी, सी और डी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है BBOS, BBOSE का फुल फॉर्म क्या है? तो बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, ये पहला ऑप्शन सही है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड इसका फुल फॉर्म है, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगला सवाल ये है 1990, 1995, 2000, 2011। तो BBOS की स्थापना 2011 में हुई थी, याद रखेंगे इसे। और BBOS से संबंधित यदि आपको चाहिए नियमावली तो ये भी मिल जाएगा आपको, आप केवल कमेंट करें, ये सारे तीनों ही डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे अगला सवाल है कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के मुख्य कार्य क्या हैं? ऑप्शंस हैं उच्च माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान करना, ये सही है। उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात इंटर तक की पढ़ाई ओपन स्कूलिंग के माध्यम से, डिस्टेंस मोड के माध्यम से प्रदान करना, ये सही है। विद्यालयी एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को मुक्त विद्यालय शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, ये भी इसका कार्य है कि जिनकी पढ़ाई छूट गई बीच में किसी कारण से, उन्हें दोबारा मौका दिया जाना कि वे इस बोर्ड के माध्यम से बिना रेगुलर क्लास किए परीक्षा देकर के पास अगर हो जाते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी है। अगला है कि पाठचर्या के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करवाना, BBOS की अपनी पाठ्य पुस्तकें होती हैं। परीक्षाओं का आयोजन करवाना एवं परीक्षाफल का प्रकाशन करवाना, ये भी सही है। परीक्षाओं का आयोजन भी BBOS करवाती है और इसका परीक्षाफल रिजल्ट भी प्रकाशित करवाती है। तो A, B, C, D चारों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। NCERT का फुल फॉर्म बताइए। NCERT काफ़ी सिंपल सा सवाल है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान या शोध और प्रशिक्षण परिषद। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है NCERT की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1961, 56, 71, 52। तो NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे इसे। भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान या फिर शोध कह लें और प्रशिक्षण परिषद की एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा से संबंधित नीतियों को लागू करने, विशेषतः स्कूली शिक्षा और शिक्षकों की तत्परता में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को परामर्श और सहायता प्रदान करना। और यदि आपको हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देंगे, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर देंगे, ताकि यदि अभी तक उन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है तो पहुंच जाए और वे इसका बेनिफिट ले सकें। और चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हमारे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका बेनिफिट ले सकें। अगला सवाल लेंगे कि NCERT का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही काम है कि शिक्षा की जितनी भी शाखाएं हैं और उसमें अनुसंधान को बढ़ावा देना, क्योंकि देखिए NCERT में R का मतलब होता है रिसर्च और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। तो अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका कार्य है, पहला सही हो गया। सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था, तो बिल्कुल NCERT एक R से रिसर्च है, दूसरे T से ट्रेनिंग है, तो जहाँ भी ट्रेनिंग की बात आएगी तो NCERT का काम ही है, पहला दूसरा सही है। शैक्षिक तकनीकों एवं शिक्षायिक प्रक्रियाओं में नवाचार विकसित करना, बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम करती है NCERT। और अभी हाल फिलहाल में ही हम सभी शिक्षक लोगों ने NCERT के द्वारा डेवलप किया हुआ दीक्षा ऐप में प्रशिक्षण किया निष्ठा का, और जिसके अंतर्गत NCERT ने विभिन्न विषयों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए।
स्कूली शिक्षा है तो पाठ्यक्रम का विकास करना, बिल्कुल ये भी काम एनसीईआरटी का है। जो भी सिलेबस होता है उसको डेवलप करने का काम। विद्यालय परीक्षाओं में सुधार का काम भी एनसीईआरटी का है। ये सारे सही ऑप्शन हैं, ये सभी एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल लेंगे। एनसीईआरटी की संगठक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? इसकी संगठक इकाइयाँ भी हैं, वो कौन कौन सी हैं आपको ये बताना है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा संस्था, ये सही है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्था एनसीईआरटी की संगठक इकाई है। दूसरा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, तो जानते हैं सीबीएसई एक अलग संस्था है, यह एनसीईआरटी से अलग है, यह अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है सीबीएसई, तो ये नहीं आएगा इसके अंतर्गत। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ये सही है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई, तो एनसीटीई भी एक अलग संस्था है जो शिक्षा पे काम करती है, तो ये चौथा भी नहीं होगा, दूसरा और चौथा नहीं है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय ये एनसीईआरटी की संगठक इकाई है, तो ए, सी और ई ये तीन सही हैं, ए, सी और ई, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल लेंगे। एनसीईआरटी की प्रमुख पत्रिकाएं हैं, एनसीईआरटी पत्रिकाएं भी निकलवाती हैं, तो उनमें से कौन कौन सी प्रमुख पत्रिकाएं हैं ये बताना है। इंडियन एजुकेशन रिव्यू, जर्नल ऑन इंडियन एजुकेशन, स्कूल साइंस, प्राथमिक शिक्षक, तरंग, तो इसमें ए, बी, सी, डी 4 इसकी पत्रिकाएं हैं, तरंग नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सीबीएसई का फुल फॉर्म बताना है, सीबीएसई तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे एक जैसा रहेगा सारा ऑप्शन, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसमें ध्यान से देख करके ऑप्शन को चूज करना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका हिंदी नाम है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक। सीबीएसई का गठन कब किया गया था? 1954, 56, 62, 1952, तो सीबीएसई का गठन भी 1952 में ही किया गया था, 1952 सही ऑप्शन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था, 1962 में इसका पुनर्गठन किया गया, ये भी याद रख लेंगे। सीबीएसई का प्रमुख कार्य क्या है? सामान्य बच्चों को विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना, इनमें से कोई नहीं। तो सीबीएसई का प्रमुख कार्य है उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। तो उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता पिता केंद्र सरकार में कर्मचारी हैं। सीबीएसई के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, निजी विद्यालयों को उचित मानदंडों के आधार पर संबद्धता देना, एफिलिएशन देना, देश में निजी शिक्षा को बढ़ावा देना, नवोदय एवं केंद्रीय विद्यालय के परीक्षाओं का आयोजन कराना, ग्रामीण परिवेश के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना। तो इनमें से सीबीएसई के संदर्भ में सही कथन है पहला, कि शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, बहुत ज़्यादा इसका जो करिकुलम होता है, सिलेबस होता है वो अच्छा होता है, तो अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना। दूसरा है निजी विद्यालयों को उचित मापदंडों के आधार पर संबद्धता भी देना, बहुत सारे निजी विद्यालय सीबीएसई से एफिलिएटेड होते हैं, तो ये संबद्धता प्रदान करती है तभी तो एफिलिएटेड होते हैं। तीसरा, देश में निजी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये गलत ऑप्शन है, निजी शिक्षा को बढ़ावा देना इसका काम नहीं है, हालांकि इसके माध्यम से निजी शिक्षा फल फूल रहा है, ये जरूर है। नवोदय एवं केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं का आयोजन कराना, ये भी सही है, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय परीक्षाओं का आयोजन सीबीएसई ही करवाती है। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना, ये गलत है, तो यहाँ पे ए, बी और डी ये हमारा 3 सही है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सॉरी दूसरा नहीं, पहला ऑप्शन ए, बी और डी है ना, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बी और डी, तो पहला ऑप्शन सही है हमारा। NIEPA का फुल फॉर्म बताना है, NIPA,
तो ये एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ये। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका सही फॉर्म है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, ये शैक्षिक योजना का भी इम्प्लीमेंटेशन करती है, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था पर भी काम करती है। यह अब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यूपा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसका गठन कब हुआ था? 1954, 56, 62 या फिर 52? तो इसका गठन 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यूपा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाती है, ये द्वारा स्थापित भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एक प्रमुख संगठन है। साउथ एशिया का ये प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। भारत सरकार ने इसके कार्यों को देखते हुए 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया था। पहले ये इंस्टीट्यूट था, संस्थान था, लेकिन 2006 में ये विश्वविद्यालय हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। न्यूपा 2006 से ये हुआ ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। ठीक है। तो हमारे क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देंगे और इसके बाद अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर भी कर देंगे ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। NCTE का फुल फॉर्म बताएंगे। NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद इसका सही रूप है। यह भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 17 अगस्त 1995 ईस्वी में। इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCTE के क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलोर। जी हाँ, ये चारों ही NCTE के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 जोन बनाया गया NCTE का। उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में रखा गया, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में रखा गया, पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय आपको भुवनेश्वर में रखा गया और दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलोर में रखा गया। तो 4 जोन में NCTE के कार्यालय काम करते हैं और इसका जो मेन सेंटर है वो है नई दिल्ली। तो यहाँ पे ये सभी सही ऑप्शन होगा हमारा। NCTE के प्रमुख कार्य क्या है? देश में अध्यापक शिक्षा का विकास, नियंत्रण एवं समन्वय। जी हाँ, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मुख्य फोकस अध्यापक शिक्षा का विकास करना, उसका नियंत्रण करना और उसका समन्वय पे है। स्वीकृत संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानदंड तथा मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करना, ये भी NCTE का एक प्रमुख कार्य है कि संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानदंड जो निर्धारित किए गए हैं उसका लगातार निरीक्षण करना और मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करना। शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना, ये गलत है। शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए NCTE की स्थापना नहीं की गई है। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की स्वीकृति एवं संबंधीकरण से संबंधित नियमों का निर्धारण करना, ये सही है। जितने भी डाइट हैं या जो भी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है उनकी स्वीकृति के लिए NCTE के पास आवेदन करना होता है और NCTE मानदंडों के ऊपर जांच करती है और उसके बाद उसके उपरांत उस संस्था को संबद्धता देती है, मान्यता देती है। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज हैं जो DLED या BEd कार्यक्रम करवाते हैं वो पहले NCTE से मान्यता प्राप्त करते हैं, तभी उनकी वैल्यू होती है ना। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सही है? A, B और D। A, B और D, पहला ऑप्शन ही सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संस्था बिहार में मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रदान करती है? यानी कि बिहार में ओपन स्कूली एजुकेशन के लिए कौन संस्थाएं हैं?
NIOS, बिल्कुल NIOS से मैट्रिक और इंटर लोग करते ही हैं। BBOS भी सही है, दूसरा पहला सही है। BSCB और CBSE गलत है क्योंकि ये दोनों मुक्त विद्यालय के लिए नहीं हैं, ये रेगुलर पाठ्यक्रम के लिए हैं। तो A और B हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सी संस्था शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है? तो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा, NCTE मान्यता प्रदान करती है, केवल B सही है। शिक्षा व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में सबसे सर्वोच्च स्थान इनमें से किसका है? पाठचर्या की रूपरेखा पाठ्यक्रम का, शिक्षा नीति का, NCERT का। तो शिक्षा नीति का सबसे ऊपर स्थान है। शिक्षा नीति ही सबसे नीति जो भी नीतियाँ होती हैं उसका निर्धारण करती हैं, उसके बाद उसके निजी जो संस्थाएं हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करती हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च स्थान, सबसे हाईएस्ट लेवल पे एजुकेशन पॉलिसी आती है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने यूनिट 6 को लगभग कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे जितने भी टॉपिक दिए हुए थे सिलेबस के अंदर सभी को टच करने का प्रयास किया गया है, सभी से सवाल लिए गए हैं और जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं इनसे जुड़े हुए उनको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड करके देख लेंगे ताकि आपकी समझ इस संदर्भ में बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आपकी समझ के परे हो, एक भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आपने कभी देखा नहीं हो। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए समझ में आ जाए और उनके डॉक्यूमेंट्स जो सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं वे आप एक बार ज़रूर पढ़ें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर ही। तो बने रहेंगे हमारे साथ, मिलते फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।